नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। परंपराओं के चक्रव्यूह को तोड़कर जब कोई बच्ची आगे बढ़ती है तो उसको सैल्यूट करने की इच्छा होती है। उसको प्रणाम किया जाना चाहिए और प्रणाम उन माँ बाप को भी किया जाना चाहिए, माता पिता को भी किया जाना चाहिए जो उसके सपनों की डोर को कमज़ोर नहीं होने देते हैं। हमारे साथ हैं जानवी त्रिपाठी। 2022 पीसीएसजे का रिजल्ट निकल चुका है। बच्ची का चयन हुआ है। इसके पहले भी आप नौकरी में थी, तो सारी चीज़ों को मैं जानूंगा इनसे कि आखिर इन्होंने तैयारी कैसे की, इनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई, यहाँ तक कैसे आप पहुँची। अयोध्या दर्पण में स्वागत है बेटा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पहले तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड उसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, मैंने अपना पहला स्कूल ये कॉलोनी के स्कूल से ही शुरू किया था। 5th तक की पढ़ाई मैंने यहीं तक की है। फिर मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से हुआ है। उसके बाद अभी मैं MCL में कार्यरत हूँ एज मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कोल इंडिया की सब्सिडियरी है जी। इस फील्ड में जाने का कैसे आपको मोटिवेशन मिला? जैसे आप तो और भी लाइन में जा सकती थी। गर्ल्स के लिए जो है महफूज जगह आजकल जैसे मास्टर लोग बनाना चाहते हैं, स्पेशली टीचिंग लाइन। आपने जुडिशली में जाने की कहाँ से मोटिवेशन आपको मिली? देखिए, लॉ की मोटिवेशन तो मेरे पिताजी ही थे। उनको बचपन से देखा था और उन्होंने ही वो रास्ता दिखाया था। फिर धीरे धीरे जब समझ आने लगी तो ये भी समझ में आने लगा कि ये सर्विस कितनी ज़रूरी है और कितनी इम्पैक्टफुल है। तो उसके साथ साथ मेरे पास और भी गाइडेंस रहा है, जैसे कि मेरे रिश्तेदार में मेरे फूफा जी रहे हैं, मेरे भैया रहे हैं, और मेरे लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत क्षितिज चंद्र मिश्रा जी भी रहे हैं, जो यहाँ पे अधिवक्ता हैं। तो इन सब के साथ मिलके मैंने डिसाइड किया कि ये जो है मुझे करना है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई? जैसे गर्ल्स होने के नाते कितना भी क्यों न हुआ, आप कितना भी सही क्यों न हो, एक हमारे यहाँ एक भ्रांतियाँ हैं लड़कियों को लेकर कि उसको लेकर एक पेरेंट्स के कान खड़े रहते हैं, स्पेशली वहाँ टोका टोकी करते हैं जहाँ थोड़ा बड़ा आड़ लगता है। तो एक सिस्टम ऐसा बन गया हमारे यहाँ, परंपराओं के चक्रव्यूह ऐसे कैसे कर दिए गए हमारे समाज में। आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरी कठिनाइयाँ ज़्यादातर वही रही हैं जो किसी भी आम लड़की की रहती हैं। जैसे कि एक छोटे शहर से आने वाली लड़की के लिए जो मेरे माँ बाप, किसी के भी माँ बाप के अंदर जो डर होता है वो बहुत वाजिब डर है। क्योंकि वो मैं पहला बच्चा था उनका जो उतना दूर निकला था, तो उनका डर मैं अब समझती हूँ, तब नहीं समझती थी। तो बिल्कुल घर से बाहर देर तक रहना परेशान करता था। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे साथ वो भी बहुत हिम्मत किया है उन लोगों ने मतलब जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए हैं मेरे साथ उन्होंने भी फ़ेस किए हैं। वो भी मेरे साथ उन्होंने भी वैसे ही ग्रो किया है जैसे मैंने ग्रो किया है। जिन चीज़ों से वो तब डरते थे वो हम नहीं डरते हैं, और बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ इमोशनली नहीं, लेकिन वाकई में हर कदम पे एक पार्टनर की तरह मेरा साथ दिया है। तो मैं ये बोलूँगी कि, और सारे पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि अपनी बच्चों पे भरोसा रखिए। जब आप बाहर भेजते हैं तो सिर्फ पैसे के साथ मत भेजिए, भरोसे के साथ भेजिए। आप भरोसा करेंगे तो वो तोड़ेंगी नहीं। स्पेशली ये जो जर्नी आपने चुना, जो ये फील्ड आपने चुना जुडिशली की, ये बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इसमें। और भी नौकरियां हैं, जैसे एनडीए एग्ज़ाम है, जैसे सिविल है आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आ गए आप फील्ड में। लेकिन इसके साथ एक दो मतलब पहले तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद लॉ कीजिए, और ये दोनों ने कम से कम 5 ईयर लॉ कीजिए, तो 6 ईयर कम से कम पेशेंस आपको रखना पड़ता है। उसके बाद वैकेंसी आई कि नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको आपने फेस किया। तो आप कभी कभी डिमोटिवेट जो होती रही होंगी, तो अपने को कैसे संभाला आपने? देखिए, जर्नी वाकई में बहुत लंबी होती है। 6-7 साल का पूरा बुरी जर्नी होती है। तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ समय बिताना, अपने आप को जानना। मेरे लिए
मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रही है कि आपको समझना चाहिए आपका प्रेरणा स्रोत कहाँ है, आप क्या क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे मतलब। और मैं ये भी बोलूँगी कि डीमोटिवेट ना होना ये बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। डीमोटिवेशन इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर जितनी जल्दी हो जाएंगी उतना ज़्यादा हम आगे के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये बहुत ज़िम्मेदारी की नौकरी तो नहीं बोलूँगी, सेवा है। और ज़िम्मेदारी पहले से ही आनी चाहिए। और ये डीमोटिवेशन, ये पेशेंस एक ट्रेनिंग है जो मुझे आगे जो है वो मेरी नौकरी में मुझे काम आएगी। जी। मीडियम आपका कौन सा रहा? जैसे आपने कनौसा कॉन्वेंट में आपने स्टडी की, तो मीडियम कौन सा रहा? मैंने 12th तक हिंदी में पढ़ाई की है, हिंदी माध्यम में। अच्छा। जी, साइंस स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद 12th के बाद मैं इंग्लिश मीडियम, 5 इयर्स लॉ मेरा इंग्लिश मीडियम में रहा है और लॉ पीजी भी मेरा इंग्लिश मीडियम में रहा है। अच्छा, मीडियम आपका हिंदी होने की वजह, चूँकि वेस आपका हिंदी मीडियम में था, इससे कुछ आपको प्रॉब्लम आई? क्या आपको परेशानियाँ हुई इससे? जी, बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आपसे बोलूं, अगर पहला कोई प्रॉब्लम रहा है तो वही रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज वो था। मैं पढ़ने में सीरियस सिंसियर थी, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई, सारी बोलचाल की सारी चीज़ें हिंदी ही थी। जब मैं बीएचयू पहुंची तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। लोग बोलते इंग्लिश थे तो इंटिमिडेटिंग होता है बहुत बार। आपको चीज़ें आंसर आते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। और मुझे एहसास कई बार हुआ कि मुझे जवाब पता है लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये बोलूँगी कि इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन का पहला 6 महीना सिर्फ माध्यम सीखने में लगाया था, बात करने में, प्रेजेंट करने में, इसी में लगाया था। मुझे वो समय बहुत अच्छे से याद है। मैं पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, तेज़ पढ़ती थी, प्रेजेंट करने की कोशिश करती थी, बार बार क्लास में अपने आप को एक्सपोज करती थी कि वहाँ पे खड़ी होती थी जानबूझकर, क्योंकि जब तक आप वो डर नहीं ख़त्म करेंगे तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया है और ये सीखी जा सकती है, तो इससे परेशान होने का कोई विषय नहीं है। बस डिसाइड करिए कि सीखना है। एक सर्विस में पहले आप थी, लीगल एडवाइज़र थी, ऑल इंडिया कूल में थी आप। तो सर्विस में होते हुए, नौकरी करते हुए एक कंपटीशन देना बहुत टफ होता है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मैं ये बोलूँगी कि सर्विस मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन की है। तो और मेरा तैयारी की जो एक जर्नी रही है वो लगभग 2 साल की रही है। तो मैंने पीजी भी किया था तो साथ में ही किया था। तो पहले ही डिसाइड किया था कि मुझे करना है, तो मैंने फाउंडेशन अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा था। और नौकरी जानने से पहले ये कंफर्म किया था कि हाँ, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तभी मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इस तरह से किया था कि मेरी सुबह की जॉब होती थी 10 बजे की। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकूं। बीच में लंच ब्रेक होता था 1-1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक का। तो लंच ब्रेक में यूजुअली सब घर जाते हैं और खाना खा के वापस आते थे। मैं नहीं जाती थी, मैं लेके आती थी अपना टिफ़िन और पूरा दिन ऑफिस में रहती थी। और कोशिश करती थी कि 6 बजे, 6:30 बजे तक काम के साथ साथ जो है लंच ब्रेक में और सुबह पढ़ाई जो है, और थोड़ी सी रात में 1-2 घंटे वही रिवीजन करके मैंने किया है। ये तो हुआ सबके लिए, मैंने आपका एक मैसेज आपने दिया। लेकिन अब मैं प्योर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ में आना चाहते हैं स्टूडेंट, केवल मैं उनकी बात अब करने जा रहा हूँ। ये बताइए कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? जैसे आजकल एक ट्रेंड चल गया है और कंपटीशन डिजिटल गैजेट्स आने की वजह से थोड़ा टफ भी हो गया है और थोड़ा उसका कलेवर बदल गया है, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो आप ये बताइए कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी लाइफ में? मैं ये बोलूँगी कि फॉर्मली तो मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया है, लेकिन उस कोचिंग की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास गाइडेंस था। पहले से ही लोग इस सेवा में कार्यरत हैं, तो उन्होंने गाइडेंस दिया था मुझे।
और मैं जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से मैं आई हूँ वहाँ पे भी प्रोफेसर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में अगर आप गाइड होना चाहते हैं तो वो करते हैं, तो इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और यहाँ पे मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए मुझे आवश्यकता उस हिसाब से महसूस नहीं हुई क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल रहा था। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं, चाहे उनके घर में वो माहौल नहीं हो या गाइड करने के लिए कोई नहीं हो, तो उनके लिए कोचिंग की बहुत महत्ता है। और आप चाहे कोचिंग करें चाहे ना कोचिंग करें, क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो कोचिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो कोचिंग की महत्ता या फिर मैं बोलूँगी गाइडेंस की महत्ता है, चाहे वो कोचिंग की हो चाहे वो विदाउट कोचिंग हो। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करके ही ये चीज़ डिसाइड करना चाहिए। 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों का नेचर डिफरेंट होता है। प्री की तैयारी जैसे आप प्री की तैयारी कैसे आपने की, मेंस की कैसे की, इंटरव्यू की, तीनों आप डिफाइन कर दीजिए 2 मिनट में। जी, प्री की तैयारी के लिए मैं बोलूँगी कि पढ़िए, पढ़ने के साथ जितना हो सके सवाल लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एमसीक्यूज़ मैंने बहुत सॉल्व किए हैं। बुक्स ज़रूर बता दो बेटा। अच्छा, बुक्स के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने सिंगल की जो है वो एमसीक्यूज़ लिए थे, सब्जेक्ट वाइज 5 वॉल्यूम में आती है, तो उसको मैं प्रैक्टिस करती थी। और सब्जेक्ट्स के लिए तो बटुकलाल हो गई एविडेंस के लिए, केलकर की किताब थी सीआरपीसी के लिए, तकवानी की किताब थी सीपीसी के लिए। मतलब ये तीनों ऐसी किताबें थी जिसके लिए मैंने किताबों को हेविली रेफ़र किया है। उसके बाद अवतार सिंह जी की किताब थी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो ऐसे करके, और बाकी इनके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताबों से बेयर एक्ट होते हैं, तो सारा ध्यान आप मतलब मैंने फोकस मेरा बेयर एक्ट रहा है, क्योंकि मैंने लिखते वक्त भी देखा है, पढ़ते वक्त भी देखा है कि जो ग्रेविटी बेयर एक्ट की होती है उतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो कमांड होती है वो एक्चुअली बेयर एक्ट की होती है। तो मेरा रिलायंस जो हैवी रहा है वो हमेशा बेयर एक्ट पे रहा है। बाकी मैंने कमेंट्रीज़ रेफ़र की हैं जब मुझे ज़रूरत महसूस होती थी, नोट्स बनाने के लिए या जो भी कुछ। मेंस की तैयारी कैसे की? मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये इंतज़ार नहीं किया था कि पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूं, तो जब भी टाइम मिलता था मतलब ऐसे अज्यूम करती थी कि 10 मिनट का, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है या 6 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट में ख़त्म करना है, ये सब का गाइडेंस मैं जो भी मेरे पास, मेरे भैया ऑलरेडी सेवा में कार्यरत हैं तो मैं उनसे एक्टिव गाइडेंस लेती रहती थी। तो वो मुझे बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो कोशिश करती थी कि सुबह का 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट तो कम से कम 2-3 सवाल लिख के, चाहे जो दिमाग में हो, मतलब ब्लॉकआउट दिमाग का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, लेकिन जब वो पेपर पे आती हैं तो नहीं आ पाती। तो इसलिए आंसर राइटिंग जो है वो मैंने बहुत एक्टिवली किया है। मैं बोलूँगी बेयर एक्ट वो पढ़िए, और 2 लैंडमार्क केसेस हैं उनको, और रिसेंट केसेस, इनका एक नोट बनाई है। मेंस के लिए एक और चीज़ मैं बोलूँगी जो मैंने किया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे, इज़ कि आपके पास लेंदी नोट्स हो सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रखिए। क्योंकि आखिरी मोमेंट पे जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो 3 दिन की परीक्षा लगातार होती है और 6 पेपर्स होते हैं, और एंड में ऐसा मोमेंट आता है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता है। तो मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बना के रखे थे, जिसको बस देख के जो है मैं चली गई थी। तो एग्ज़ाम में एक्चुअली मुझे वही चीज़ें याद थी रादर देन जो मेरे लेंदी नोट्स थे। तो ऐसे मैंने मेंस के लिए बोला है, बहुत लेंदी नोट्स ना बनाए, और बस रेलेवेंट। तीसरा फेज़ इंटरव्यू का फेज़ सबसे ज़्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी, जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब हो पाए, एम आई गुड इनफ वाला सिचुएशन जो होता है वो बहुत आ रहा था। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जिनसे भी जो मेरे बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं, उनसे फ़ोन करके मैंने हमेशा बात की है जब भी मुझे ऐसा लगा है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैं बोलूँगी कि अपने आप को ऐसे लोगों से ज़रूर सराउंड करके रखिए जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। मेरे जीवन में रहे हैं, मेरी किस्मत है कि रहे हैं। तो बस, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बोल के प्रैक्टिस करना।
आप इमेजिन करके क्वेश्चंस आप बोल के सवाल कर सकते हैं। और मतलब इट्स नॉट रियली अबाउट द नॉलेज, मतलब इट्स अबाउट व्हाट इज़ मोर अबाउट अ पर्सनालिटी। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़। तो मैंने वही कोशिश की, 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने अटेम्प्ट किए थे ताकि जाने से पहले एक मॉक नर्वसनेस भी हो जाए मुझे। हाँ, मॉक इंटरव्यू मैंने किए थे, तो इसलिए एक बार मेरा ब्रेन पूरे प्रोसेस से जा चुका था कि कैसे हाथों में पसीने आते हैं, कैसे डर लगता है, वो सब कुछ मैंने बहुत सीरियसली। एक आध क्वेश्चन जरूर रहा होगा जिसने आपको असहज किया होगा, परेशानी में डाला होगा, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि जैसे आपको पता होता है जवाब क्या है, लेकिन क्या नाम है, ये भी होता है कि पता नहीं सही जवाब है कि नहीं। तो क्या नाम है, ऐसे सवाल आए थे मेरे पास 1-2, लेकिन मैंने अगर मुझे आते थे तो मैं ईमानदार होकर मैंने बता दिया। अगर मुझे श्योरली नहीं आते थे तो मैंने उसके पहले ये बता दिया था कि ये मेरी समझ से मुझे लगता है। और अगर मुझे बिल्कुल नहीं आते थे तो मैंने ईमानदारी से बता दिया कि मुझे नहीं आते हैं। तो हमारा इंटरव्यू पैनल काफ़ी कंफर्टिंग था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम नर्वस ना हो। तो असहजता बिल्कुल हुई थी, लेकिन ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब इंटरव्यू के प्रोसेस में आप होते हैं। तो अपना पूरा ध्यान आप ब्रीदिंग पे रखें और बस आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनका ध्यान रखिए। प्लान बी एक आज के समय में जो कि कंपटीशन बहुत टफ है, नौकरी सबको चाहिए, पद बहुत सीमित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ला की फील्ड तो हालांकि ठीक ठाक चल रही है अभी आने वाले समय में, तो आप प्लान बी भी आपका कोई था कि बस यही प्लान ए के बारे में आपने सोचा था, आगे ऊपर होगा जो देखा जाएगा जो? ये मेरा फोकस सेवा रहा है, माध्यम अलग बात होती है। मेरा प्लान ए जुडिशल सर्विसेज रहा है और मैं 1-2 अटेम्प्ट और करती, लेकिन प्लान बी बिल्कुल मेरे दिमाग में रहा है। और मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि होना चाहिए, क्योंकि इतना फिक्सेटेड एक चीज़ पे होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा घातक हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे लिए लॉ के थ्रू कुछ करना जो है वो फोकस में रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं प्रोफेसर की लाइन में ज़रूर जाती आगे। हाँ, मैं मास्टर बनना चाह रही थी आप? मैं प्रोफेसर बनना चाहती, मैं रिसर्च करना चाहती। मैं देखता हूँ इंडिया की, हमने देखा कि अपने जो मेन एम के बाद बी प्लान जो है टीचिंग का जरूर रखता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात है। वो एक प्रोफेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए भी क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो होता है, तो इसके बाद नहीं तो क्यों आप इस जुडिशली को चुना? टीचर ही चुने होती, प्रोफेसर बन गई होती, बेहतर रहता। सुकून की नौकरी थी, आराम की अच्छी सैलरी थी। एक बात होती है सेटिस्फैक्शन की, इम्पैक्ट की। जो इम्पैक्ट मैं एज अ जज सोसाइटी पे ला सकती हूँ, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं ला सकती हूँ, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ा सा टीचिंग में कम होगा। और वो उसका लाइन अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। रही बात सुकून की, तो अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो सुकून कहीं नहीं है। अच्छा, आपका कोई और रुचि है पढ़ाई के अलावा भी? जी, मुझे पढ़ना पसंद है, मतलब नॉन टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पसंद है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मुझे अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, मुझे पोइट्री भी बहुत पसंद है।